Hello students, so today we will be starting our new chapter, the end of bipolarity. Okay, so in this chapter we will be studying about the breakup of the USSR, the Soviet Union. ओके तो पहले यूएसए एंड यूएसएसआर दो पावर्स थी, ठीक है. बट नाउ जो बायपोलैरिटी है वो ख़त्म हो रही है क्योंकि यूएसएसआर का ब्रेकअप हो रहा है. सो ओनली सिंगल पावर लेफ्ट विच इज़ यूएसए. सो इट इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट द ब्रेकअप, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन. ओके, सो सबसे पहले सोवियत सिस्टम आया कैसे था. तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन केम इन 1917, जो रशिया में रिवॉल्यूशन चल रही थी, इससे यूएसएसआर बना था, ठीक है. एंड द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म एंड वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी और सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी. एंड द बिगेस्ट अटेम्प्ट वाज टू अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टू ब्रिंग इक्वालिटी. ओके, दिस वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट, द मेन एम ऑफ द revolution. Okay, now the Soviet political system, or what were the features of the Soviet system. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे. So only one party system was there in it and which was the कम्युनिस्ट पार्टी. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल था और कोई भी अदर ऑपोजिशन पार्टी वहाँ पर अलाउड नहीं थी. द होल इकॉनमी वॉज कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट. एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सब लिबरेट होने के बाद यूएसएसआर के कंट्रोल में आई थी. एंड द ग्रुप वॉज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. यूएसएसआर को हम सोशलिस्ट ब्लॉक और सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं. ओके, देन व्हाट वर द फीचर्स, द पॉजिटिव फीचर्स, द क्वालिटीज़ ऑफ USSR after the Second World War. So the first quality, the economy increased, it developed, the communication network also increased, complex communication networks, vast energy resources including oil and iron steel machinery, and there was no unemployment. वहाँ पर unemployment नहीं थी. और जो गवर्नमेंट थी वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता था, ठीक है, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता था. एंड ऑल्सो देवर गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द बेसिक थिंग्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर. सो इन सब चीज़ों के लिए क्या थी, इनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ थी. Now, what are the drawbacks or the negative features of the system, Soviet system? So सोवियत सिस्टम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो वेरी ब्यूरोक्रेटिव और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव था. मतलब कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता था, ठीक है. एंड इट मेड लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स. देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है. एंड द वन पार्टी सिस्टम वॉज प्रिवलेंट देयर, सो विच वॉज वेरी वेरी अनअकाउंटेबल. पीपल कुछ बोल ही नहीं पाते थे उसके अंदर. एंड रशिया डोमिनेटेड यूएसएसआर. रशिया डोमिनेट करता था यूएसएसआर को. जो अदर रीजन्स थे उनको लगता था कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है और उनको सप्रेस, उनको दबाया जा रहा है, ठीक है. एंड देयर वाज आर्म्स रेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. यूएसए और यूएसएसआर के बीच के अंदर आर्म्स रेस चल रही थी जिसका बहुत ज़्यादा उनको कॉस्टिंग देना पड़ रहा था. बट इट कॉस्टेड देम वेरी ह्यूज. ओके, एंड दे वर बैकवर्ड फ्रॉम वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड इकॉनमी. जो यूएसएसआर था वो वेस्ट से मीन्स यूएस से टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल एंड इकॉनमी के अंदर सब में थोड़ा सा बैकवर्ड था. ओके, एंड देयर वाज अ वॉर विद अफगानिस्तान इन 1979. उसका और भी बुरा इम्पैक्ट पड़ा इकॉनमी पे. ओके, एंड ऑल्सो फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज होने लगी. बाहर से खाना ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगा क्योंकि देवर कंज्यूमर शॉर्टेजेस. वहाँ पर शॉर्टेज थी तो फूड का इम्पोर्ट बढ़ गया. फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड. ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. सबसे पहले गॉर्बाचेव कौन था, हु वॉज ही? सो माइकल गॉर्बाचेव, he was general secretary of the communist party in 1985 and he sought to reform the system. जो सोवियत सिस्टम था
उन्होंने सोचा कि हम इसे रिफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट द पीपल वर वेरी अनहैप्पी। माइकल ने जो 2 चीज़ करी थी उससे पीपल बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। एक तो क्या था, नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट। उसने सोचा कि हम वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। एक तो पहली चीज़ ये थी। सेकेंड थिंग वॉज दैट टू डेमोक्रेटाइज द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज करना। ओके, सो दीज जो 2 डिसीजंस थे, इसकी वजह से पीपल बहुत ज़्यादा ही अनहैप्पी थे। देन व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑन सोवियत यूनियन ऑफ द रिफॉर्म्स मेड बाय द माइकल। अब ये जो रिफॉर्म्स है उसने कर दिए थे, तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, सोवियत यूनियन के ऊपर। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोवियत कंट्रोल। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने इनको ज्वाइन करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो इनको प्रोटेस्ट करने लग गई इस चीज़ को, ठीक है ना। देन रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस ड्यू टू पॉलिसीज टू रिफॉर्म। जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो खुद ही इसको अपोज करने लग गए, ठीक है। इन 1991 अ कूप टुक प्लेस बाय हार्डलाइनर्स। कूप क्या होता है, कॉन्स्पिरेंसी, एक साजिश हुई कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने ही एक कॉन्स्पिरेंसी की, वो थी 1991 के अंदर। ओके, देन न्यू हीरो इमर्ज्ड, बोरिस येल्टसिन। ही इमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन ऑपोजिंग दिस कूप। तो बोरिस येल्टसिन एक हीरो की तरह इमर्ज हुआ एंड ही वॉज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ रशियन रिपब्लिक। वो एक रशियन रिपब्लिक दूसरी पार्टी है, वो उसका इलेक्टेड मेंबर था, ठीक है। नाउ पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत टू द रिपब्लिक। सोवियत से पावर रिपब्लिक तक शिफ्ट होने लग गई। इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, these were the 3 major republics of the USSR. इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर दैट द USSR was disbanded and the Communist Party was also banned. So they declared this thing, and capitalism and democracy were adopted as the basis for the Soviet republics. Next is CIS. CIS क्या है? It is the Commonwealth of Independent States. Now the formation of CIS, so it came as a surprise to Central Asian. ये as a surprise आई Central Asian के लिए, and it was made because there was the issue of exclusion of these republics was quickly solved after the making of CIS founding member. जो issue था उन लोगों को कि रशिया डोमिनेट कर रही है तो बाकी लोग जो नेग्लेक्टेड फील करते थे उनके लिए ये बनाई गई थी, उनको इसका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। नाउ रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। हर चीज़ के अंदर रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया क्योंकि ऑलरेडी वो डोमिनेट कर रहा था यूएसएसआर को। सो ही सक्सीडेड यूएसएसआर इन ऑल द थिंग्स लाइक सी UN सिक्योरिटी काउंसिल इनहेरिटेड बाय यूएसएसआर, international treaties and committees accepted by Russia, then took over as the only nuclear state and it carried out some nuclear disarmament. So ये सब रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया था. नाउ ही वॉज द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन. ही इनहेरिटेड द सोवियत सीट. रशिया ने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया था जो सोवियत यूनियन ने करे थे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डिड द सोवियत डिसइंटीग्रेट. क्या मेन रीजंस थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था. सो फर्स्ट let's see, there were internal weaknesses in the Soviet Union. So what were these? They were political and economic weakness. The government failed to meet people's aspiration. जो government थी वो लोगों की aspirations को fulfill ही नहीं कर पा रही थी. So ये तो होना ही था, right? It led to severe consumer shortages. There was economic stagnation and the society began to doubt. ओके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने लग गई थी. लोगों को बहुत ही शॉक लग रहा था और फूड इंपोर्ट्स बाहर से हो रहे थे, तो देयर वाज वेरी मच शॉर्टेज. एंड द सोवियत यूज द मच ऑफ हिज रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर, मिलिट्री एंड सैटेलाइट एरियाज. देयर वाज इकोनॉमिक बर्डन. अगर वो सारा पैसा इन 3 चीज़ों में लगा देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस खाने के लिए जो कुछ बचेगा ही नहीं, उन लोग को इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा. Right, now the people became aware about the economic advancement of the West and it came as a पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक टू द पीपल ऑफ यूएसएसआर. क्योंकि जो यूएसएसआर के लोग थे उनको ऐसा बताया गया था कि हम बेस्ट है, हमारे से ऊंचा कोई भी नहीं है. बट उनको जैसे जैसे पता लगने लगा यूएसए की एडवांसमेंट के बारे में, इट केम
them as a shock. Now Soviet Union began to stagnate in political and administrative. उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई, रुक गई, ना कम हो रही ना बढ़ रही. सो द ग्रोथ वॉज स्टैगनेंट इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड फॉर ओवर 70 years एंड वॉज अनअकाउंटेबल. क्योंकि एक ही पार्टी थी तो वो क्वाइट ऑब्वियस अनअकाउंटेबल होगी. लूजिंग पीपल सपोर्ट, जो लोगों का सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. क्यों? बिकॉज देयर वाज स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज करप्शन एंड देयर वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. कोई पावर्स नहीं थी, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था. एंड द लास्ट इज द गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स वर टू स्लो. ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म्स के अंदर भी दो लोगों के व्यू थे. कई लोग कहते थे कि रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ही स्लो थे और कई लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट मूव कर रहा था. ठीक है, उसको थोड़ा धीरे चलना चाहिए था. सो इस टग ऑफ वॉर में कोई कह रहा है थोड़ा स्लो करता, कोई कह रहा है बहुत ज़्यादा फास्ट था. इस टग ऑफ वॉर में गॉर्बाचेव लॉस्ट हिज सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म विद इन रिपब्लिक्स. अब रिपब्लिक्स के अंदर एक फीलिंग, एक डिज़ायर होने लगी कि बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दे हैड अ डिज़ायर फॉर देयर सोवरेनिटी. ओके, सो दीज ऑल वर द रीजन्स व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन. क्या रिजल्ट आया जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसका. ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि कोल्ड वॉर वॉज ऑल अबाउट दिस. कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, कोल्ड वॉर कोई लड़ाई नहीं थी. कोल्ड वॉर वॉज जो भी चीज़ें वर्ल्ड में हो रही है यूएसएसआर यूएसए के बीच में, वो सब, वो एक पूरा फेज जो है वो कोल्ड वॉर था. सो देयर वॉज एंड ऑफ Cold War. It led to the end of ideological dispute and the end of arms race between USA and USSR. ठीक है, power relations change हो गए, influence of ideas and institution also changed. The world became unipolar because there was single power which was USA. So USA became the superpower. There was liberal democracy. The World Bank and the International Monetary फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स. ये पावरफुल एडवाइजर्स बन गए. देयर वाज इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. सम कंट्रीज वांटेड टू जॉइन नाटो, या कई कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट रहना था, कई को रशिया के साथ ज्वाइन करना था. ठीक है, सो दीज वर दी कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ मूविंग फर्दर, शॉक थेरेपी. सो व्हाट वाज शॉक थेरेपी? देयर वाज कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म. It was the most painful process of transition from the authoritarian social system to a democratic capitalist system. पूरा का पूरा चेंज, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था और इसी प्रोसेस को क्या कहते थे, शॉक थेरेपी कहते थे. अथॉरिटेरियन सोशल सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज होना. ओके, सो दिस वाज द shock therapy. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe was influenced by the IMF and the World Bank, and all these came to be known as the shock therapy. और इन सब चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी. सो शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड बट इट्स डायरेक्शन वर सिमिलर. वो इंटेंसिटी में थोड़ी, स्पीड में थोड़ी वेरी करी कि कहीं पर थोड़ा जल्दी हो रहा है, कहीं पर थोड़ा धीरे हो रहा है ट्रांजिशन, बट उसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही था, सिमिलर था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाने का. ओके, सो क्या मतलब था उसका? सो दिस मेंट टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मेंट रूटिंग आउट कंप्लीट स्ट्रक्चर्स. पूरा मतलब क्या था, पूरा कैपिटलिस्ट में शिफ्ट होना. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होना सब चीज़ों का. जो कलेक्टिव फार्म्स थे उनको प्राइवेट फार्म से रिप्लेस करना. कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर टू बी ब्रॉट. प्राइवेट ओनरशिप जो थी वो बिल्कुल डोमिनेंट हो गई थी. ठीक है, एंड देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट टू फ्री ट्रेड. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, उनको फॉलो करा जाना. ठीक है, एंड दिस इन्वॉल्व ओपननेस टू, अब उसकी वजह से ओपननेस होने लगी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी एंड डी रेगुलेशन. एंड देयर वाज ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस. जो ट्रेड अलायंसेस थी एग्जिस्टिंग, उन सब का ब्रेकअप हुआ. सोवियत यूनियन को अब सिर्फ खुद के अंदर ही नहीं, मतलब अंदर ही उसमें ट्रेड नहीं करना, दे हैव टू ट्रेड विद वेस्ट ऑल्सो. ठीक है, नॉट विद इन इट्स टेरिटरी. They were absorbed into Western economic system and West became their leader and guide. वो पूरे Western system में absorb हो गए थे and the West become their leader and the guide. Now what were the consequences of shock therapy?
द शॉक थेरेपी ruined द इकॉनमी, पूरी इकॉनमी ruined हो गई. इट ब्रॉट अ डिज़ास्टर अपॉन पीपल. रशिया के अंदर जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे वो सारे कोलैप्स हो गए. 90% वर पुट अप फॉर सेल फॉर प्राइवेट ओनर्स. प्राइवेट ओनर्स के लिए सेल पे लगाने गए 90% को. एंड दिस वॉज नोन एज द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को अंडर वैल्यूड किया गया, उनको थ्रो अवे, बिल्कुल चीप, बहुत ही कम दामों में सेल किया गया इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है. द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन. रूबल क्या है? रशिया की करेंसी है. उसकी वैल्यू डिक्लाइन होने लग गई. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज एंड पीपल लॉस देयर सेविंग्स. जब रूबल की वैल्यू डिक्लाइन होने लग गई तो जो मनी थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी उसकी वैल्यू, एंड जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, और पीपल की तो जो सारी सेविंग्स थी वो सब ख़त्म हो गई. अगर रूबल डिक्लाइन होगा, ठीक है, वैल्यू डिक्लाइन होगी उसकी, तो क्वाइट ऑब्वियस चीज़ें महंगी हो जाएगी. तो उसकी वजह से सारे लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गए. देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी एंड फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज. पहले से ही फूड इम्पोर्ट्स हो रहे थे और भी ज़्यादा होने लग गए, एंड देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी. द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो गवर्नमेंट ने सब विड्रॉल कर ली थी. जो एंड द पॉवर्टी इंक्रीज. क्वाइट ऑब्वियस पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी ही जब कोई सब्सिडीज़ नहीं है, फूड इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, रूबल की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है चीज़ें. सो द पॉवर्टी इंक्रीज. नाउ प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़. प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? जो रिच थे वो और रिच हो गए और जो पुअर थे वो और पुअर हो गए. तो सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो गया, एंड वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई. नो अटेंशन वॉज गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन हरी. जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहुत ज़्यादा हरी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया गया. सो द प्रेसिडेंट हैड ऑल पावर्स एंड बिकेम अथॉरिटेटिव. वही बात हो गई, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर्स दी थी और वो अथॉरिटेटिव बन गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको कम से कम थोड़ा टाइम लेकर बनाना चाहिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा हरी में, बहुत ज़्यादा जल्दी में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना. Now what were the tension and conflicts? So in Russia there were two republics and they have had violent secessionist movements. ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मूवमेंट्स थी. सेंट्रल एशिया के अंदर तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001. सेंट्रल एशिया के अंदर वॉर चली 10 years तक. सिविल वॉर, इंटरनल वॉर जो होती है, इसकी वजह से द रीजन वॉज अ होल हैज़ मैनी सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए. इन ईस्टर्न यूरोप जो चेकोस्लोवाकिया था, इट स्प्लिट पीसफुली इंटू टू विद द चेक्स एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज. वो स्प्लिट हो गया एंड दे वर डिवाइडेड. ओके. देन इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. व्हाट वर द रिलेशंस? इंडिया रशिया की जो रिलेशनशिप थी ये उसके बारे में है. सो इंडिया मेंटेन्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट countries. The strongest relation of India is still with Russia. इंडिया ने एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा था सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ, बट रशिया के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन था इंडिया का, और आज भी है. इंडो रशियन रिलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. बोथ द कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. इंडिया एंड रशिया की रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी बना रखी है, एंड बोथ कंट्रीज़ हैव अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड. नाउ इंडिया गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज़ लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना. इंडिया को रशिया से बेनिफिट्स भी होते हैं कश्मीर इशूज़ के ऊपर, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना बिकॉज रशिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. सो इंडिया को थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी हैं, एंड रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. रशिया को क्या बेनिफिट है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है. सो बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोलैबोरेशन की गई है. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. Also, these are my handwritten notes, so you can use them for your learning. Hope you liked it. Thank you for watching.